नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपके परिवार में सब ठीक होंगे, आप स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों, जैसा कि हम हर दिन किसी न किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं, आपके लिए आरओ एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हमने 100 टॉपिक सेलेक्ट किया दोस्तों। उसमें से हम चौथे टॉपिक्स की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। तो हम चौथे टॉपिक्स में हम ऋग्वैदिक काल देख लिए थे, अब हम उत्तर वैदिक काल देख रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल को हम दो अलग अलग भागों में क्यों पढ़ते हैं। अगर देखा जाए उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दो अलग अलग भागों में पढ़ने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें देखते हैं कि जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं दोस्तों, तो ऋग्वैदिक काल की बहुत सारी व्यवस्थाएं हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को नहीं मिलती हैं। वहीं बहुत सारी सामाजिक परिवर्तन होता है, राजनीतिक परिवर्तन होता है, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन होता है दोस्तों। तो इन सारे परिवर्तनों को देखते हुए हम उत्तर वैदिक काल को अलग करते हैं। लेकिन ऐसा क्या रीजन आता है कि 1000 BC में हम उत्तर वैदिक काल की गणना कर देते हैं, शुरू कर देते हैं कि यहाँ से उत्तर वैदिक काल शुरू होगा दोस्तों। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम दोस्तों देखने को आपको मिलता है, उस समय 1000 BC के आसपास आपको दोस्तों सबसे पहले आप देखते हैं 1000 BC के आसपास आपको लोहे की खोज हो गई। आपके जब आपको 1000 BC में दोस्तों लोहा मिल गया आपको, तो लोहा जानते हैं कि जो उसके पहले आपको जो सभ्यताओं में से कि तांबा, कांसा, टिन, ये सारी चीजें इतनी मिली थी, ये इतनी मजबूत नहीं थी, इतनी सख्त नहीं थी कि इनसे युद्ध लड़ा जा सके, इनसे वनों को काटा जा सके, इनसे कृषि अच्छी की जा सके। लेकिन लोहा जो मिला, लोहा काफी सख्त था। अब लोहा सख्त होने के कारण यह एक गेम चेंजर के तौर पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। अब यह गेम चेंजर क्या करता है, जैसे आप देखना चाहते हैं, तो यह गेम चेंजर के तौर पर आता है। जैसे गेम चेंजर क्या, यह सख्त धातु था, मतलब कठोर धातु था, तो यह गहराई में जाकर खेतों की जुताई करने के लिए सफिशियंट था। जब गहराई में जाकर खेती आप करेंगे दोस्तों, तो आपकी पैदावार बढ़ेगी। और लोहा एक ऐसा धातु है जिसको अगर आप धरती में यूज करते हैं खेती के लिए, तो आपकी कृषि अर्थात पैदावार बढ़ जाएगी दोस्तों। जब एक तो पैदावार हमारी बढ़ी लोहे की खोज से, दूसरा हमारे औजार बढ़ गए, क्योंकि हमें औजार मजबूत मिला, सख्त औजार मिला। अब जो सख्त औजार मिले, उसने वहां की सोसाइटी में परिवर्तन शुरू किया। सोसाइटी में अब जो पहले कबीलाई समाज था, अब वो कबीलाई समाज धीरे धीरे बढ़ रहा था। कबीलाई समाज बड़े कबीलों में हो रहा था, वह जनपद का रूप धीरे धीरे ले रहा था। अब वो जन जो थे, जो छोटे छोटे जन थे, अब वो बड़े बड़े जन का रूप ले रहे थे। क्यों? क्योंकि अब उनमें संघर्ष शुरू होता है। क्यों संघर्ष शुरू होता है? अब उनके पास हथियार आ जाते हैं। जो हथियार आते हैं वह काफी मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं, और उन्हें युद्ध करने के लिए काफी थे वो हथियार। साथ ही साथ अब इनके पास औजार मजबूत हो गया, तो इन्होंने कुल्हाड़ी का निर्माण किया, फावड़े का निर्माण किया, कुदाल का निर्माण किया होगा। तो जो कुल्हाड़ी का निर्माण किया दोस्तों, तो इस कुल्हाड़ी के निर्माण से इन्होंने गंगा घाटी क्षेत्रों में अब विस्तार किया, गंगा घाटी क्षेत्र की तरफ विस्तार किया। क्यों? क्योंकि अब इन्हें औजार मिल गया। अब उस औजार से इन्होंने वनों की कटाई शुरू कर दी। जब वनों की कटाई तीव्र गति से उन्होंने शुरू किया, तो अब ये सिंधु घाटी क्षेत्र से जो था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार, वही ऋग्वैदिक काल का जो क्षेत्र विस्तार था दोस्तों। अर्थात मैं कहूं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार होता, वही क्षेत्र विस्तार ऋग्वैदिक काल का होता दोस्तों। जैसा कि देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब ऋग्वैदिक काल का जो क्षेत्र विस्तार होता दोस्तों, वहां से वो आगे बढ़कर गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में आ जाते हैं। और जब गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में आते हैं दोस्तों, तो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र होता है, यह काफी घने वनों से ग्रसित है, मतलब कि घने वन यहाँ काफी ज्यादा पाए जाते हैं। अब घने वन पाए गए दोस्तों, तो क्या तांबा, टिन, कांसा से उस वन को काटा जा सकता था? नहीं, लेकिन लोहे ने उस वनों की कटाई शुरू की। अब वनों की कटाई से क्या हुआ, इन्हें भूमि प्राप्त हुई। अब वो जो भूमि प्राप्त हुई, वहां पे पैदावार तेज हुई। अब पैदावार तेज हुई, दूसरा औजार हो गए तो युद्ध कर सके। वनों को काटे तो क्षेत्र विस्तार किए, आगे के दूसरे के क्षेत्रों में आगे गए। अब वो इस क्षेत्र से सिंधु घाटी जो मतलब ऋग्वैदिक क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए वे गंगा घाटी क्षेत्र में गए, जहां वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में विस्तारित था उनका दोस्तों। अब वे सीधे के सीधे आगे आपके गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में। अब यहीं से इनकी लाइफ में सारी परिवर्तन हुआ, क्योंकि जब औजार आया, कृषि हुई, तो पैदावार तेज हुआ। जब पैदावार तेज होगा तो राजा के लिए मुनाफा बढ़ेगा। कैसे मुनाफा बढ़ेगा? राजा को टैक्स अधिक प्राप्त होगा। जब राजा को टैक्स अधिक प्राप्त होगा, आय अधिक मिलेगी, तो वह उनका यूज करेगा हथियार निर्माण में। अब हथियार निर्माण होगा तो राजा क्या करेगा? युद्ध करेगा। युद्ध करेगा तो अब जो कबीले छोटे, वो कबीलों का विस्तार होना शुरू, कबीले बड़े बड़े होते चले जाएंगे। यही घटने क्रम में अर्थात इसी लोहे के विस्तार ने और आर्थिक जो प्रगति हुई इससे, यानी टैक्स बढ़ा, आय सरकार को मिलने लगी। अब जब सरकार के पास अर्थात राजा के पास जब आय अधिक हुई, या उनके पास कर अधिक आने लगा, कर के माध्यम से उनकी आय बढ़ी। तो जब कर के माध्यम से दोस्तों उनकी आय बढ़ी, तब उन्होंने क्या किया? अपने लिए एक
अधिकारियों का गठन शुरू किया, मतलब अब उनके पास प्रशासनिक व्यवस्था आ गई, सेना आनी शुरू हुई। अब प्रशासन और सेना ने क्या किया सोसाइटी में, अब देखिए यहां से क्या चेंज हो रहा है, आर्थिक प्रगति ने जिसने वैदिक संस्कृति के हर क्षेत्र में परिवर्तन किया, हर क्षेत्र में परिवर्तन, जैसे क्या सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक हर क्षेत्र में लोहे ने परिवर्तन कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आर्थिक प्रगति दोस्तों आपकी बढ़ती तो आपका जीवन जो है स्थायी होना शुरू होता है। ऋग्वैदिक काल में जीवन स्थायी नहीं था, जीवन कबीलाई था, कभी यहाँ रह रहे थे, कभी वहां रह रहे थे, कभी कहीं उनका क्षेत्र विस्तार था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं आर्थिक प्रगति शुरू होगी, तब उनका कृषि शुरू होगा। जब कृषि शुरू होगा तो उनके विवाह की व्यवस्था शुरू होगी, लोगों से रिश्तेदारी नातेदारी बढ़नी शुरू होगी, संबंध बढ़ेंगे, विवाद बढ़ेंगे, लड़ाइयां होंगी, संघर्ष होंगे। तो ये सारे घटनाक्रम बढ़ते हैं किस लिए? जमीन, अब फिर धीरे धीरे जमीन का अधिग्रहण शुरू होगा। इन सभी घटनाक्रम ने हमें ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के घटनाक्रम को दो अलग भागों में विभाजित करने के लिए मजबूर किया। जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर कोई था ऋग्वैदिक काल के लिए दोस्तों, ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल में आने के लिए, तो वह गेम चेंजर कुछ नहीं तो लोहा था दोस्तों। अब आइए हमने इसकी भूमिका आपको समझा दी कि लोहे ने कृषि औजार की जब प्रगति की तो आर्थिक प्रगति हुई। आर्थिक प्रगति हुई जिसने वैदिक संस्कृति के हर क्षेत्र में एक ड्रास्टिक चेंज, एक बहुत बड़े लेवल पे चेंज लाया, जिसको आमूलचूल परिवर्तन, वह सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और धार्मिक जब परिवर्तन, इतने जब लेवल पे, जब बड़े लेवल पे परिवर्तन हमें देखने को मिला, उन सभी परिवर्तन ने हमें कहा कि अब ऋग्वैदिक काल से हम उत्तर वैदिक काल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों। अब इस घटनाक्रम में हम देखते हैं सबसे पहले उत्तर वैदिक काल के इतिहास के स्रोत क्या क्या है, मतलब इनकी अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी दोस्तों। आइए देखते हैं इतिहास जानने का स्रोत क्या है इनका। पहला एक स्रोत है साहित्यिक और दूसरा स्रोत दोस्तों पुरातात्विक है। अब देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दोस्तों, 3 वेद, ऋग्वेद को छोड़कर 8 ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों, 6 आरण्यक और 108 उपनिषद दोस्तों। आरण्यक जो था यह जंगलों में रची जाने वाली पुस्तक थी दोस्तों, जंगलों में रह करके इसकी रचना की जाती थी। कहां पर? जंगलों में रहकर इसकी रचना की जाती थी। अरण्य मतलब दोस्तों जंगल होता है, जंगलों में रहकर रचना की गई अरण्य की। और उपनिषद का दोस्तों अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना जाकर के। और वहीं पर जो उपनिषद था यह दर्शन और तर्क पर आधारित था कि अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं न कहीं आग लगी होगी, अगर बादल बने हैं तो कहीं न कहीं बारिश होगी। यह जो विचार आते हैं अर्थात जो रीजनिंग, जो तर्क शक्ति हमारी बढ़ती है, वह सबसे पहली शुरुआत देखते हैं हम दोस्तों उपनिषद में हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो इन सारे घटनाक्रम से हमें जानकारी मिलती है किसकी? उत्तर वैदिक काल की साहित्यिक स्रोतों में। अगर हमें पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से? PGW अर्थात चित्रित धूसर मृदभांड, यानी कहा जाए उत्तर वैदिक काल में हमें चित्रित धूसर मृदभांड देखने को दोस्तों मिलते हैं। साथ ही साथ हमें कुछ जगहों पर लोहे के औजार भी मिलते हैं। अब ये जो लोहे का औजार मिला हमें, इसने बताया कि ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था अलग थी, वहां के साक्ष्य अलग मिल रहे थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें पहली बार लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है। कहां से? अतरंजी खेड़ा से मिला। और इसी ने हमें बताने की कोशिश किया कि ऋग्वैदिक काल से अब उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड अलग करने का समय आ गया है दोस्तों। तब यहीं से बाद में पहले मिलता है अतरंजी खेड़ा से, सेकंड नंबर पे मिलता है दोस्तों आपके जखेड़ा से। तो पहले अतरंजी खेड़ा में मिलता है लोहे का साक्ष्य, दूसरा जखेड़ा में मिलता है दोस्तों। अगर भौगोलिक क्षेत्र विस्तार की बात किया जाए कि भौगोलिक क्षेत्र विस्तार क्या था, तो जो ऋग्वैदिक काल में जो भौगोलिक क्षेत्र विस्तार था वह सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में था दोस्तों। यह कौन सी नदी है? यह है सिंधु नदी दोस्तों। तो जो ऋग्वैदिक काल अर्थात 1500 से लेकर 1000 BC का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, यहां पर आर्यों का जो विस्तार क्षेत्र था वह सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में था। कमोबेश वही जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्षेत्र विस्तार था दोस्तों। लेकिन अगर उत्तर वैदिक की बात किया जाए दोस्तों, जहां पे 1000 BC से लेकर 600 BC तक के टाइम पीरियड को लेते हैं, तो इनका क्षेत्र विस्तार दोस्तों देखने को मिलता है कि यह क्षेत्र विस्तार अब सिंधु घाटी को छोड़ते हुए अब ये कहां आ गए हैं? गंगा यमुना दोआब में आ गए। अर्थात अब इन्हें गंगा की महत्व को समझना शुरू किया, गंगा कितनी महत्वपूर्ण थी।
अब ये सिंधु को छोड़ते हैं और सीधे गंगा में आ जाते हैं दोस्तों, गंगा घाटी क्षेत्र में आ जाते हैं। इसीलिए कभी कभी उत्तर वैदिक काल को हम गंगा घाटी संस्कृति या सभ्यता के नाम से भी इसको हम समझ सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें, देखते हैं शतपथ ब्राह्मण के विधेय माधव कथा से हमें पता चलता है। तो जो शतपथ ब्राह्मण में एक विधेय माधव कथा दी गई है, उस कथा में बताया गया है कि जो उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य हैं उनका क्षेत्र विस्तार सदानीरा यानी गंडक के पूर्व क्षेत्रों में हुआ है दोस्तों। तो अब गंडक का क्षेत्र विस्तार दोस्तों आपको यह देखने को मिलता है। अब गंडक का क्षेत्र विस्तार यह है दोस्तों, तो गंडक के पूर्व में बोलना है, सदानीरा व गंडक के पूर्व में दोस्तों। तो वही गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र या गंगा व गंगा की सहायक नदियों का जो क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्र विस्तार में ही हमें उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति को देखने को मिलता है दोस्तों। दूसरा साक्ष्य क्या मिलता है कि अगर बात की जाए उत्तरकालीन जो सभ्यता या उत्तर वैदिक सभ्यता थी दोस्तों, या उत्तर वैदिक सभ्यता का क्षेत्र विस्तार या सबसे ज्यादा सभ्यता केंद्रित कहाँ थी, तो दिल्ली में थी। गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र में दोस्तों केंद्रित थी, गंगा यमुना दोआब और दिल्ली। अब देखिए दोस्तों, ये दिल्ली है आपकी। अब गंगा यमुना और दिल्ली क्षेत्र विस्तार जो था, यहाँ पर हमें उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल हमें देखने को दोस्तों मिलता है। वही बात करें शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अगर बात करें, देखिए दोस्तों यहाँ पे भी शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, यहाँ पे भी शतपथ ब्राह्मण के अनुसार दोस्तों, तो यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण में जो कथा मिली विधेय माधव की, उसके अनुसार सदानीरा या गंडक के पूर्व में आर्यों का क्षेत्र विस्तार था। वहीं शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विस्तार जो इनका क्षेत्र था वही दोस्तों नर्मदा से लेकर गंडक के क्षेत्र के मध्य। अब नर्मदा ये बहती है दोस्तों आपकी, ये नर्मदा का क्षेत्र है दोस्तों। अब यहां से लेकर के यहां तक का पूरा क्षेत्र जो है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का हमें विस्तार देखने को दोस्तों मिलता है। दोस्तों यह भौगोलिक विस्तार हो गया उनका, और इतिहास जानने का स्रोत हमने 2 पॉइंट यहाँ पे दोस्तों कवर कर लिया। अब हम सीधे तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक दशा। हम देखने की कोशिश करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो हमारा परिवर्तन हुआ, यानी ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक कालीन राजनीति में हम क्या परिवर्तन देखते हैं दोस्तों। तो अगर आपने हमारे ऋग्वैदिक काल के वीडियो को नहीं देखा तो उत्तर वैदिक कालीन वीडियो देखने में दोस्तों आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी समझने में। इसलिए सबसे पहले आप जाए उत्तर वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल का जो हमने वीडियो डाला है दोस्तों, सबसे पहले उसे देखें हमारे प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों। उसके बाद आप उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था को देखें, ताकि आपको दोनों को रिलेट करने में, आपको समझने में ज्यादा आसानी मिले दोस्तों। आइए दोस्तों राजनीतिक दशा में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ समाज जो है धीरे धीरे स्थायी होना शुरू होता है। समाज स्थायी क्यों होता है आप सोचिए। अगर आप गांव के रहने वाले हैं, आप सभी लोग, मैं भी गांव की पृष्ठभूमि का हूं, प्रतापगढ़ का रहने वाला दोस्तों। तो जब आप गांव में रहते हैं तो आप कृषि करते हैं। ये ग्रामीण संस्कृति थी दोस्तों, आपको ही पता है। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी संस्कृति थी, यह एक ग्रामीण संस्कृति दोस्तों। तो जब समाज स्थायी था इनका, समाज क्यों स्थायी था, क्योंकि जब आप एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर करने के लिए एक टाइम पीरियड लगता है कि आपने खेती कर दी, बुआई किया, पानी दिया, मड़ाई किया, कटाई किया, सारे काम जब आप करते हैं तो उसके लिए एक टाइम पीरियड 5-6 महीने का लगता है। अब आप वहां धीरे धीरे रहना शुरू करते हैं। जब आप वहां रहने लगते हैं तो आपको उस एरिया से, वहां पे लोगों से, एटमॉस्फेयर से प्यार होना शुरू होता है। एक तरीके से मैं कहूँ कि फिर वहीं पे आपकी रिश्तेदारी बननी शुरू हो जाती है, आपके विवाह शुरू हो जाते हैं, आपके और सारे संस्कार शुरू होते हैं। तो इस घटनाक्रम में अब जीवन धीरे धीरे स्थायी होना शुरू होता है, क्योंकि पैदावार ज्यादा हो रही थी। अब पैदावार ज्यादा होगी तो जीवन धीरे धीरे स्थायी हो, क्योंकि अब पैसा आपके पास ज्यादा आ रहा है। जब पैसा आएगा तो आप चीजें बनाएंगे, घर बनाएंगे, व्यवस्थाएं लेंगे। अब जब घर और व्यवस्था लेंगे तो क्या आप इसको ढो के हर जगह जाते रहेंगे? नहीं, ढोएंगे नहीं ना। तो किसी एक जगह पे अब आपका जीवन स्थायी होना शुरू होगा। तो यही तो ऐसा देखने को आपको दोस्तों उत्तर वैदिक काल में मिलता है कि समाज जब स्थायी होता है, समाज सरदार जो तंत्रात्मक व्यवस्था, अर्थात ऋग्वैदिक काल में जो सरदार तंत्रात्मक व्यवस्था थी, वहां से कन्वर्ट होते हुए, वहां से परिवर्तित होते हुए हमें उत्तर वैदिक काल में अर्धराजतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है दोस्तों। तो कहा जाए राजतंत्रात्मक व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन अर्धराजतंत्रात्मक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। कैसे, अभी आपको पता चलेगा दोस्तों। अब धीरे धीरे जन का आकार जो था, उस जो छोटे छोटे कबीले थे उनको जन बोला जाता दोस्तों। तो जो जन का आकार था वह आकार बड़ा होने लगा, अर्थात कबीले का आकार बड़ा होने लगा। कबीले का आकार क्यों बड़ा हुआ? अब दोस्तों संघर्ष होना शुरू हुआ। जैसे भरत और पुरु
दो जनपद मिलकर के कुरु जनपद बनाए दोस्तों। तो भरत और पुरु जनपद ने मिलकर कुरु जनपद दोस्तों बनाए। जैसा मैं आपको बताया था, भरत से संबंधित राजा सुदास और पुरुजन से संबंधित थे और जो 5 अनारे लोग थे। अब इन 10 लोग, इनके मध्य दोस्तों एक युद्ध होता है। युद्ध के कारण जब इसमें भरत कबीला जीतता है तो भरत और पुरु जनपद मिल करके कुरु जनपद का निर्माण कर देते हैं। तो यानी अब कबीला, जो पहले भरत और पुरु 2 अलग अलग कबीले थे, अब एक कबीला मिलकर कुरु जनपद का निर्माण कर देते हैं दोस्तों। तो यानी अब धीरे धीरे कबीलों का आकार बड़ा हो रहा था। अब कबीलों का आकार बड़ा होगा तो उसे कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए दोस्तों। तो अब आगे घटनाक्रम में आप देखेंगे कि अब अलग अलग व्यवस्थाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अब क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, क्योंकि देखिए पहले भारत और पुरु थे, अब क्षेत्रीय राज्य बने। क्षेत्रीय यानी थोड़ा सा क्षेत्र उनका बड़ा हो गया दोस्तों। क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और क्षेत्रीय राज्यों के उदय की सर्वप्रथम जानकारी हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है। किससे मिलती है? ऐत्रेय ब्राह्मण से दोस्तों मिलती है। अगर बात किया जाए, अब राजा की शक्ति बढ़नी शुरू हुई दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं, राजा की शक्ति बढ़नी शुरू हुई। क्यों राजा शक्ति? क्योंकि अब युद्ध हुए, पहले छोटे छोटे युद्ध हुए, तब इन युद्धों ने हमें क्या दिया? एक बड़ा जनपद दे दिया। अब बड़ा जनपद होगा तो उसे कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए। उस व्यवस्था के तहत राजा तो पहले भी हुआ करता था, लेकिन वो कबीलाई राजा था। अब वह अर्धतंत्रात्मक राजा बनेगा धीरे धीरे। अब यानी राजा की शक्ति थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू होगी। यानी कि राजा की शक्ति क्या बढ़ती है? अब राजत्व में देवत्व का आरोपण होना शुरू होता है। अर्थात कहा जाता है कि राजा जो है, राजा को देवता शक्ति देते हैं। अर्थात राजा को अब हराया नहीं जा सकता, राजा पराजय है। अर्थात राजा को आप हरा नहीं सकते हैं। जब राजा को हरा नहीं सकते हैं तो अब लोगों के मन में ये भय रहेगा कि अरे राजा से हम युद्ध नहीं कर सकते, राजा पावरफुल है। अब राजा पावरफुल है, इस आधार पर राजा की शक्ति बढ़ी दोस्तों। अब इसके लिए क्या किया गया? राजत्व में देवत्व के आरोपण को दिखाने के लिए उन्होंने यज्ञ शुरू किया। यज्ञ बढ़े, जब यज्ञ बढ़ा तब कैसे कैसे यज्ञ हुए? अब यज्ञ ने राजा की शक्ति को दिखाना शुरू किया कि हमने यज्ञ किया, हवन किया। यज्ञ और हवन से राजा को शक्ति मिली। किससे? भगवान ने राजा को शक्ति दे दी दोस्तों। जैसे कुछ यज्ञ हुए, कौन से? राजसूय यज्ञ, जो कि राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ हुआ करता था। वहीं अश्वमेध यज्ञ, अगर अश्वमेध यज्ञ तो आपने बहुत सारे सीरियल्स में भी देखा होगा दोस्तों। अश्वमेध यज्ञ हमेशा क्षेत्र विस्तार के लिए होता था, जिसमें राजा अपने एक अश्व को छोड़ देता था। अश्व जिन जिन क्षेत्रों से विचर करके चला आता, जिन जिन क्षेत्रों से विचरण करके चला आता था, वे क्षेत्र राजा के अधीन हो जाते थे। अगर राजा उस घोड़े को कहीं कोई मतलब राजा द्वारा, जैसे मैं आशीष ने अगर घोड़ा छोड़ा कहीं पर और मेरे घोड़े को किसी तीसरे पर्सन ने नहीं पकड़ा, दूसरे पर्सन ने नहीं पकड़ा, तो ठीक है, वो सारे क्षेत्र हमारे आ जाए। लेकिन अगर तीसरे पर्सन ने पकड़ लिया मेरे घोड़े को, तो अब मुझे युद्ध करना होगा उस शख्स से। अब वो शख्स मेरे से युद्ध करेगा, मैं उसे पराजित कर दूंगा, वो मेरे अधीन आ जाएगा। इस हिसाब से भी क्षेत्र विस्तार शुरू हुआ दोस्तों। तो अश्वमेध यज्ञ ने क्षेत्र विस्तार किया। वहीं वाजपेयी यज्ञ हुआ। जो वाजपेयी यज्ञ होता दोस्तों, इसमें रथ दौड़ होती थी। शक्ति प्रदर्शन का काम इसमें भी दोस्तों किया जाता था। अब इसमें क्या करते थे? जो राजा के सगे संबंधी थे, दोस्त थे, हित मित्र, इन लोगों ने मिल करके रथ दौड़ करते थे। अब इस रथ दौड़ में राजा को प्राथमिक रखने के लिए इसमें बेईमानी तरीके से की जाती थी। कहा जाए बेईमानी का जैसे कहा जाए कि अब 5 लोग रथ दौड़ कर रहे हैं, तो 5 लोग रथ दौड़ में राजा पहले ही सेटिंग कर लेता था। अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग धीरे धीरे दौड़ना, मुझे तेजी से निकलने देना रथ मेरा लेकर के। तो इस आधार पर वाजपेयी यज्ञ होता था, जिसमें रथ दौड़ होती थी। और यह रथ दौड़ जो है शक्ति का प्रदर्शन करती थी। कई बार वाकई में रथ दौड़ होता था तो राजा पावरफुल होता था, राजा रथ में जो रथ दौड़ होता था उसे जीत जाता था दोस्तों। वहीं राजा की शक्ति और कैसे बढ़ती दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी राजा की शक्ति के बारे में था। राजा की शक्ति बढ़ी यज्ञ के माध्यम से। अब राजा की शक्ति बढ़ेगी, सभा व समिति, जो नियमित बैठक होती थी, वह नियमित बैठक दोस्तों बंद हो गई। पहले सभा और समिति में महिलाएं भी शामिल होती थी, तो सभा और समिति जो नियमित बैठक हुआ करती थी, अभी नियमित बैठक कम होगी, अर्थात बैठक ही कम होने लगी। जब बैठक कम होगी तो क्या होगा? अब राजा पर नियंत्रण कम हो जाएगा, क्योंकि यही सब तो थे, सभा और समिति थी जो राजा पर पहले नियंत्रण करती। अब राजा पर नियंत्रण धीरे धीरे लोगों को कमजोर होना शुरू हुआ। राजा के पास नौकरशाही आई। अब नौकरशाही का साक्ष्य में कहां से मिलता है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण से 12 रत्नियों का साक्ष्य मिलता है दोस्तों। तो 12 रत्नियों की चर्चा मिलती कहां से? शतपथ ब्राह्मण से दोस्तों। तो कुछ यहाँ पे मैंने दिया है, 12 रत्नियों में कुछ रत्नियों का नाम लिखा है। रत्नी मतलब नौकरशाही, यानी प्रशासनिक ढांचे को चलाने वाले अधिकारी। रत्नी मतलब दोस्तों अधिकारी हुआ करता है। तो जैसे सेनानी, सूत और ग्रामीणी, इसमें और भी थे बहुत सारी, और भी 12 प्रकार के रत्नी थे, जिसमें से मैंने आपके लिए 3 प्रकार के रत्नी का नाम दोस्तों लेकर के आए हैं।
वहीं नियमित कर प्रणाली आ गई दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में जो कर प्रणाली थी वह नियमित नहीं थी, अर्थात वह सामने वाले देने के मन पर निर्भर करता था, मतलब वह नियमित नहीं थी, अस्थायी थी। किसी का मन किया, उपहार के तौर पे राजा कुछ देना चाहता तो दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे नियमित कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि आपको अपनी आय का 1/16 भाग हमें देना पड़ेगा दोस्तों, मतलब कि कुल का 16वां हिस्सा हमें दोस्तों देना पड़ेगा। 1/6 मतलब 1/16 भाग हमें कर के रूप में देना पड़ेगा कुल पैदावार का दोस्तों। वहीं लेकिन राजा की शक्ति बढ़ी, नौकर सही आई, सब कुछ आया, लेकिन राजा के पास सेना भी आई राजा के पास, लेकिन राजा के पास कोई नियमित, कोई निजी सेना बड़े रूप में नहीं थी। सेना तो आई, लेकिन वह सेना बहुत बड़ी रूप में नहीं आई, मतलब राजा के पास कोई निजी सेना बड़े रूप में नहीं थी। और साथ ही साथ न्याय की पूर्णतः व्यवस्था नहीं थी। अभी भी न्याय जो था यहाँ पे पूर्णतः व्यवस्थित नहीं था, न्याय की व्यवस्था पूर्णतः लागू नहीं होती दोस्तों उत्तर वैदिक काल में भी हमें। तो दोस्तों यह राजनीतिक व्यवस्था थी। हमने भौगोलिक क्षेत्र विस्तार घटनाक्रम बता दिया, उनके इतिहास जानने के स्रोत आपको दोस्तों बता दिया। अब हम देखेंगे इनका समाज देखेंगे, इनकी आर्थिक दशा को देखेंगे और इनकी धार्मिक दशा को देखेंगे। फिर दोस्तों हम सिंधु घाटी और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता को हम दोस्तों दोनों को मर्ज करके देखेंगे कि दोनों में क्या परिवर्तन देखने को हमें मिलता है दोस्तों। तो आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा आगे का पार्ट क्या है। दोस्तों अब तक हमने राजनीतिक विस्तार को देख लिया, तो मतलब राजनीतिक स्थिति क्या थी उत्तर वैदिक काल की। अब हम देखेंगे उनका समाज कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था और उनकी धार्मिक स्थिति कैसी दोस्तों। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले उनका सामाजिक जीवन कैसा दोस्तों, क्योंकि जब तक उनके समाज को नहीं समझेंगे तब उन तक उनकी आर्थिक स्थिति नहीं समझ में आएगी और ना ही उनकी धार्मिक स्थिति समझ में आएगी आपको। दोस्तों मैंने पहले ही क्लास में आपको इसके पहले जस्ट बताया कि आर्यों का जो विस्तार क्षेत्र था उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य थे, अब वो गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवेश करे थे दोस्तों। अब गंगा घाटी क्षेत्र कैसा होता है, उपजाऊ होता है। अब उपजाऊ होगा तो जीवन जो है धीरे धीरे स्थायी होना शुरू होगा, क्योंकि अब उनको लोहे के औजार वहां मिल चुके थे। लोहे के औजारों ने जंगलों की सफाई करनी शुरू कर दी, जंगलों की सफाई किया तो जीवन उसका स्थायी होना शुरू हुआ। अब जीवन जब स्थायी होगा उनका दोस्तों, तो शक्ति व संपत्ति पर नियंत्रण के लिए होड़ मचेगी। जब शक्ति व संपत्ति के नियंत्रण के लिए होड़ मचेगी तब समाज में संघर्ष बढ़ेगा। जब समाज में संघर्ष बढ़ेगा तो समाज क्या होगा, समाज टूटकर विभाजित हो जाएगा। अब यही जो समाज टूटकर विभाजित हो जाएगा यह 4 वर्णों में स्थापित हो जाएगा दोस्तों। हालांकि ऋग्वैदिक काल में ही हमें 4 वर्ण देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, लेकिन जो ऋग्वैदिक कालीन जो 4 वर्ण थे उनकी व्यवस्था जन्म आधारित नहीं कर्म आधारित थी, अर्थात जो जैसा कर्म करेगा उस आधार पर उसका वर्ण डिसाइड होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक बड़ा परिवर्तन होता है कि जहां पर वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो जाती है, अर्थात जिस कुल में जिस वर्ण में आपने जन्म ले लिया आप उस वर्ण से संबंधित, जैसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, अर्थात कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया या ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिया तो वह ब्राह्मण वर्ण का हो जाएगा। कोई क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेता है तो वह क्षत्रिय हो जाएगा। लेकिन पहले क्या था कि क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेने के बाद भी अगर वह कोई ऐसा काम करता है जो वैश्य लोग करते हैं, अर्थात जो व्यापारी वर्ग करते हैं, तो वह वैश्य की कैटेगरी में चला जाता दोस्तों, क्योंकि वहां व्यवस्था कर्म आधारित थी ना कि जन्म आधारित। लेकिन उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था अब जन्म आधारित हो गई दोस्तों। लेकिन जन्म आधारित होने के बाद भी अभी छुआछूत जैसी व्यवस्था प्रचलन में नहीं आई थी, अर्थात छुआछूत जैसी व्यवस्था हमें देखने को उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलती दोस्तों। और यहां पर जो 4 वर्ण बने थे, 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें द्विज कहा गया दोस्तों। द्विज अर्थात श्रेष्ठ एक तरीके से कहा जाए तो ये द्विज थे, इनका उपनयन संस्कार अर्थात ये जनेऊ धारण कर सकते थे। जैसा कि आप देखते होंगे लोग पीले रंग का एक जनेऊ धारण करते हैं, तो वह जो व्यवस्था थी वह सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही धारण कर सकते थे। निचला वर्ण अर्थात शूद्र और महिलाएं धारण नहीं कर सकती, जो कि बता रहा है कि अब सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो रही, अर्थात महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट देखने को मिल रही। क्यों? क्योंकि वह जो ऋग्वैदिक काल में महिलाएं द्विज धारण कर सकती, अर्थात उपनयन संस्कार महिलाओं का भी होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब महिलाओं को उपनयन संस्कार नहीं होगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो कि होता था दोस्तों यही। लेकिन कुछ ऐसे भी शूद्र थे जिनका उपनयन संस्कार होता था, जैसे रथकार, अर्थात जो
रथों को हाँकते थे, अर्थात जो राजा के रथों को चलाते थे दोस्तों, उनका उपनयन संस्कार होता था। जैसे अगर आप महाभारत देखेंगे तो महाभारत में कर्ण के पिता जो होते हैं वो शूद्र जाति के होते हैं, लेकिन शूद्र होने के बाद भी वह राजा के साथ रहते, अर्थात छुआछूत अभी विद्यमान नहीं हुआ था सोसाइटी में, अर्थात उनका भी जनेऊ धारण वो कर सकते थे, अर्थात उनका भी उपनयन संस्कार दोस्तों किया जाता था। मतलब शूद्रों का उपनयन संस्कार होता था। शूद्र निम्न कुल के जरूर थे, लेकिन वह छुआछूत की कैटेगरी में अभी नहीं आए थे। महिला की स्थिति में गिरावट हुई, जैसे सभा व समिति की बैठक में कमी आ गई। जो पहले सभा और समिति की बैठक होती जिसमें समिति में महिलाएं जो भाग लेती थी सभा में, अब वह स्थिति में गिरावट आती है, अर्थात अब महिलाएं राजनीतिक कामों में भाग नहीं ले सकती, अर्थात उनकी राजनीतिक स्थिति में गिरावट आई। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा जाता है कि महिला अर्थात जो पुत्री होती उसको कृपण कहा गया है, अर्थात उन्हें निम्न बताया गया है या उन्हें बेकार बताया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में दोस्तों। दास प्रथा व नियोजन प्रथा, जो ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा देखने को मिलती है वही प्रथा हमें उत्तर वैदिक काल में मिलती है। नियोजन की प्रथा या नियोग की प्रथा जो हमें ऋग्वैदिक काल में मिलती है वही व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में भी दोस्तों देखने को मिलती है। एक सबसे बड़ी चीज चेंज होती है क्या, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन शुरू होता है। हालांकि गोत्र शब्द की पहली चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है, लेकिन गोत्र शब्द का जो व्यापक उल्लेख किया गया है वह हमें दोस्तों अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो गोत्र शब्द का क्या होता है, समूचे कुल या एक समूचे कुल का गोधन एक साथ रखना, अर्थात समूचे कुल में मतलब से आपका एक कुल, जैसे ब्राह्मण कुल है तो ब्राह्मण कुल ने जहां अपनी समूची गायों को बांधा है तो वह हो जाएगा गोधन का क्षेत्र, अर्थात सभी गायें एक जहां बांधी गई उस क्षेत्र को कहा जाएगा वह गोत्र है, ब्राह्मण गोत्र क्षेत्र हो गया दोस्तों। लेकिन जो ऋग्वैदिक कालीन जो व्यवस्था थी वहां पे अभी भी एक ही गोत्र में शादी करने की मनाही नहीं थी, अर्थात मना नहीं किया था, एक गोत्र में ही लोग शादी कर सकते। लेकिन हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है कि एक से एक ही गोत्र में शादियां नहीं हो सकती थी, क्योंकि अब गोत्र का मतलब उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे परिवर्तन होते होते लास्ट टाइम में हमें दिखता है कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र को हम क्या समझने लगते हैं, एक ही वंश से जन्मे पुत्र और पुत्री की बात होनी शुरू। जैसे कोई वशिष्ठ वंश से जन्म लिया तो वशिष्ठ वंश में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति पुत्र और पुत्री कोई भी दो है तो वो भाई बहन हो गई, इस आधार पर उनकी शादी नहीं हो सकती एक वंश में। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था थी, ऋग्वैदिक काल में एक ही वंश में शादी अर्थात एक ही गोत्र में शादी हो सकती थी। तब वहां पे गोत्र का मतलब एक किसी पुरुष से जन्म लेने, किसी वंश से जन्म लेने वाले बच्चे या बच्चियों संबंध नहीं था वहां पे, अर्थात किसी पुरुष या किसी महान पुरुष या वंश से संबंधित गोत्र नहीं थी वहां पर। गोत्र कैसा दोस्तों, तो वहां पे गोत्र क्या कहता था, तो वहां पे गोत्र कहा जाता था समूचे कुल की जहां गाय बांधी जाती थी उसे हम गोत्र मानते थे ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब गोत्र व्यवस्था ने धीरे धीरे एक सामाजिक कहा जाए अड़चन या सामाजिक विडंबनाएं लेना शुरू किया या सामाजिक कुरीति का रूप लेना शुरू किया। अब इसने कहा कि एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते क्योंकि वह आपस में भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि एक ही परिवार एक ही वंश के हैं, अर्थात किसी एक ही कुल से संबंधित हैं उन लोग। तो दोस्तों यह सामाजिक जीवन में उनके परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। एक बार तेजी से हम रफली देख लेते हैं। आर्य व गंगा घाटी में प्रवेश हो जाता है, आर्यों के पास लोहे के औजार मिल जाते तो उन्होंने जंगल की सफाई करना शुरू किया, जीवन स्थायी हो गया उनका, शक्ति व संपत्ति पर नियंत्रण तेज हुआ, समाज टूट के बिखर गया, 4 वर्णों में विभाजित हो गया जो कि जन्म आधारित हो गया। पे छुआछूत का प्रचलन नहीं था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज माना गया, महिलाओं और शूद्रों को इस कैटेगरी से बाहर किया गया, अर्थात जो द्विज लोग थे उनका उपनयन संस्कार होता था, महिलाओं और शूद्रों का उपनयन संस्कार दोस्तों नहीं होता था। रथकार नामक एक अपवाद था, रथकार जो शूद्र थे उनका उपनयन संस्कार दोस्तों किया जाता है। महिला की स्थिति में गिरावट आती है क्योंकि सभा समिति की बैठक में कमी आती है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है, दास व नियोग प्रथा चल रही थी। गोत्र व्यवस्था का देखो हमें दोस्तों देखने को मिलता है प्रचलन इसका। आइए अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति की तरफ देखते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी उत्तर वैदिक काल में। दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति की बात करें दोस्तों तो कृषि यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय हो, क्यों, क्योंकि उनको लोहा मिल गया, लोहा ने अब उनके जीवन में व्यापक आमूलचूल परिवर्तन किया। दोस्तों जो आमूलचूल परिवर्तन ने अब कृषि को स्थायी रूप देना शुरू किया, और साथ ही साथ क्यों उनके पास लोहा था, लोहे ने गहरी जुताई शुरू की, गहरी जुताई से अब हम गंगा घाटी क्षेत्रों में चावल की भी खेती करना शुरू कर दी, क्योंकि चावल खेती वहीं हो सकती है जहां पर अधिशेष सिंचाई हो सके, अर्थात सिंचाई ज्यादा हो सके। क्यों, चावल जल को ज्यादा ग्रहण करता है अपने पैदा होने के लिए दोस्तों, उत्पन्न होने के लिए। अब
यह था दोस्तों कृषि प्राथमिक व्यवसाय हो गया उत्तर वैदिक काल में, और पशुपालन सेकंड हो गया, जो कि ऋग्वैदिक काल में दोस्तों पशुपालन प्राथमिक था और कृषि सेकंड था। यहाँ पर पशुपालन सेकंड हो जाएगा और कृषि प्रथम हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में हमें कहा जाता है 2, 4, 8 बैलों से खेत जोतने के साक्ष्य जो हमें दोस्तों मिलते हैं देखने को, यह शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। और शतपथ ब्राह्मण में हमें कृषि से संबंधित चारों विधियां देखने को मिलती। क्या? जुताई अर्थात खेत को जोतना, बुआई अर्थात अब खेतों में बुआई करना, कटाई अर्थात खेतों में जो उत्पादन हो उसकी कटाई करना, और साथ ही साथ मड़ाई करना। अब ले जाके घरों में उसको रखना, उसकी मड़ाई करना, पीटना पाटना, उसमें से जो भी अन्न है उसे निकालना दोस्तों। तो यह हो गए जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई शब्द जैसे शब्दों का प्रथम प्रयोग हमें शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों देखने को मिलता है। यजुर्वेद में ही हमें लोहे के साक्ष्य यानी लोहे की चर्चा जो हमें दोस्तों यजुर्वेद में मिलता है, जिसमें हम लोहे को हमने यजुर्वेद में श्याम अयस और कृष्ण अयस दोस्तों कहा है। वहीं ऋग्वैदिक कालीन उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे उन्हें 4 प्रकार के बर्तनों के प्रयोग का साक्ष्य हमें मिलता है कि उस समय के लोग अर्थात उत्तर वैदिक कालीन जो लोग होंगे वे 4 प्रकार के बर्तनों का दोस्तों प्रयोग करते होंगे। पहला बर्तन होगा काले व लाल मृदभांड, काले व लाल मिश्रित मृदभांड दोस्तों। दूसरा होगा काले रंग के मृदभांड केवल, तीसरा चित्रित धूसर मृदभांड और चौथा लाल मृदभांड दोस्तों। 3-4 प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में दोस्तों किया जाता था। वहीं जो ब्राह्मण ग्रंथ बताता है कि ब्राह्मण ग्रंथ में श्रेष्ठिन जैसे शब्द का उल्लेख मिलता है। तो किसमें श्रेष्ठिन शब्द का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो ब्राह्मण ग्रंथ में हमें श्रेष्ठिन शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कि बताता है कि श्रेष्ठिन मतलब होता है प्रधान व्यापारी। अर्थात कहा जाए दोस्तों अब व्यापार का रूप धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो व्यापार को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने श्रेणियों का गठन करना शुरू किया। कि जो कि श्रेणी क्या होता था, अपने एक क्षेत्र विशेष का जो व्यापार होता था उसका सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था, उसी के अनुसार पूरे व्यापार को संचालित किया था दोस्तों। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल। निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल जो है यह मुद्राएं थी, जिसमें निष्क जो है गोल्ड था और शतमान दोस्तों आपका चांदी का सिक्का था। लेकिन आप जानिए सिक्के का कोई नियमित प्रचलन अभी नहीं था, लेकिन हाँ सिक्के मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन सिक्के का नियमित प्रचलन नहीं होता था। व्यापार जो होता दोस्तों वह पण के माध्यम से व्यापार होता था, अर्थात सामान्य लेन देन जो होती थी दोस्तों वह वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। सामान लेन देने के लिए आप हमारे पास आलू लेके आइए, अगर आपको गेहूं की जरूरत है तो आपको उसके बदले गेहूं दे देंगे। तो दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम मतलब होता है कुछ आप हमें दीजिए कुछ हम आपको देंगे। अर्थात जैसे कि हमें आलू की जरूरत है तो आपने आलू लेकर आए, हमारे पास गेहूं है तो अगर आपको गेहूं की जरूरत है हम आपको गेहूं दे देंगे उसके बदले दोस्तों। यह होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। अर्थात मुद्रा तो थी, अर्थात निष्क, शतमान, पाद, कृष्णन ये मुद्राएं तो आ चुकी थी, परंतु नियमित प्रचलन नहीं था दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता दिया सिक्के का नियमित प्रचलन नहीं था उत्तर वैदिक काल में। समुद्र का ज्ञान दोस्तों उत्तर वैदिक काल में, एक मिनट दोस्तों इस एक पॉइंट को हम देखते हैं, जैसा समुद्र का ज्ञान था कि नहीं था एक बार हम कंफर्म कर ले दोस्तों। आपके फैक्ट्स गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों। बार उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य थे दोस्तों इन्हें समुद्र का ज्ञान हो चुका था। अर्थात समुद्र का ज्ञान होने का मतलब है कि अब इनका व्यापार भी धीरे धीरे समुद्री मार्ग के रूप में इनका व्यापार धीरे धीरे शुरू हो चुका होगा दोस्तों। तो कहा जाए समुद्र का ज्ञान हो चुका था, सिक्के का नियमित प्रचलन नहीं था, लेकिन सिक्के आ चुके थे। निष्क, शतमान, पाद, कृष्ण यह सिक्के थे, मुद्रा थे, जिसमें निष्क गोल्ड था और शतमान दोस्तों चांदी का था। लेकिन व्यापार अभी भी पण के रूप में होता था, अर्थात वस्तु विनिमय पर आधारित था व्यापार। ब्राह्मण में दोस्तों श्रेणी वर्ग का श्रेणी शब्द का उल्लेख होता है श्रेष्ठिन का, जो कि बताता है कि प्रधान व्यापारी। अर्थात अब व्यापार का रूप धीरे धीरे बड़ा होने लगा दोस्तों। 4 प्रकार के बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं, काले व लाल मृदभांड, काले लाल मिश्रित मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड के साक्ष्य दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं। वहीं यजुर्वेद में हमने लोहे को श्याम अयस व कृष्ण अयस के रूप में उल्लेख किया है। शतपथ ब्राह्मण में 2, 4, 8 बैलों से खेत जोतने के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं शतपथ ब्राह्मण में ही हमने सबसे पहले कृषि से संबंधित 4 प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हैं, जिसमें जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई शब्दों का उल्लेख दोस्तों कहाँ मिलता है? पहले हमें शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों देखने को मिलता है। पशुपालन द्वितीय व्यवसाय था और कृषि प्राथमिक व्यवसाय था, जिसमें सबसे पहले हमने वहां पर गंगा घाटी क्षेत्र में हमने चावल की
जुताई अर्थात चावल की खेती करना प्रारंभ किया। चावल को हम उत्तर वैदिक काल में क्या बोलते हैं दोस्तों? चावल को हम उत्तर वैदिक काल में व्रीहि बोलते थे। इसको दोस्तों याद कर लिया, व्रीहि बोलते थे चावल को उत्तर वैदिक काल में। दोस्तों यहां तक आई हो दोस्तों आपको सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति देखने समझ में आ गई होगी। अब हम धार्मिक स्थिति की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अब धार्मिक स्थिति में देखते हैं दोस्तों, धार्मिक जो जीवन था इनका, धार्मिक जीवन जब धीरे धीरे स्थायी होना शुरू हो चुका था। अब धार्मिक जीवन स्थायी होगा तो यज्ञ बढ़ेगा दोस्तों, तो इनके में यज्ञ बढ़ा। और यज्ञ जो होते दोस्तों, यज्ञ का उद्देश्य कोई हम दूसरी दुनिया को जानने की कोशिश नहीं करते थे, हम तंत्र मंत्र या जो भी करते थे, संस्कृति का मूल जो उद्देश्य था, संस्कृति का मूल दोस्तों उद्देश्य यज्ञ था। यज्ञ क्यों करते थे? यज्ञ का कारण था हम वास्तविक जीवन अर्थात भौतिक मांगों की पूर्ति के लिए हम यज्ञ यहाँ पर भी दोस्तों कर रहे थे। अर्थात जैसे हमारा पैदावार अच्छा हो जाए, हमारा व्यापार अच्छा हो जाए, हमारे युद्ध हो तो हमारे युद्ध में विजय हो जाए दोस्तों, तो ये भौतिक आधार के लिए हम यज्ञ प्रारंभ किए थे। हमें उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था में अब यज्ञ जो है कर्मकांड का रूप लेना शुरू कर देते हैं। अर्थात अब जो यज्ञ है वह बड़े बड़े रूप में, जैसे अश्वमेध यज्ञ होगा, राजसूय यज्ञ होगा, अष्टनोमी युद्ध होगा, वही इस तरह के बहुत सारे यज्ञ होने शुरू हुए दोस्तों। और जो कर्मकांड था, यहाँ पे कर्मकांड जो दोस्तों था, यह कर्मकांड पूर्णतः भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए था दोस्तों। किस लिए था? यानी कर्मकांड अर्थात जो यज्ञ होता था, बलि होता था, तंत्र मंत्र होता था, यह सब के सब हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए दोस्तों हम करते थे। इंद्र का स्थान दोस्तों, इंद्र का जो स्थान था यह प्रजापति, इंद्र का स्थान अब उत्तर वैदिक काल में दोस्तों देखने को मिलता है क्या? ऋग वैदिक काल में इंद्र प्राथमिक देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान कौन ले लेंगे दोस्तों? प्रजापति ले लेंगे। अब प्रजापति शब्द का अर्थ क्या होता है? सृजन के देवता। जो प्रजापति थे वे दोस्तों सृजन के देवता थे। ऋग वैदिक काल में दोस्तों रुद्र पशुओं के देवता थे, रुद्र पशुओं के देवता थे। विष्णु लोगों के पालक बने दोस्तों। अर्थात उत्तर ऋग वैदिक काल में जो रुद्र पशुओं के देवता थे, अब रुद्र यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश के त्रिरूप में आना शुरू हुए। अर्थात अब रुद्र को हम शिव के रूप में देखना शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमने रुद्र को किस रूप में देखना शुरू किया? रुद्र को हमने दोस्तों उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में देखना धीरे धीरे शुरू कर दिया। जो कि पहले हम रुद्र को पशुओं के देवता के रूप में देखते थे, अब हम शिव के रूप में उन्हें देखना शुरू करते हैं दोस्तों धीरे धीरे। विष्णु लोगों के पालक के रूप में यहां स्थापित होते हैं। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण कोई देवता होते हैं धार्मिक स्थिति के तौर पर उत्तर वैदिक काल में, तो दोस्तों वह विष्णु होते हैं। विष्णु का सबसे महत्व सबसे ज्यादा हो जाता है दोस्तों। यही प्रजापति आगे चल के ब्रह्मा बनेंगे, रुद्र बनेंगे शिव, और विष्णु बनेंगे आपके क्या? आपके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर के त्रि मूर्ति का सृजन होगा दोस्तों यही। और यही तीनों मिल करके प्रजापति बनेंगे ब्रह्मा, रुद्र बनेंगे शिव, और विष्णु तो विष्णु रहेंगे दोस्तों। यह तीनों मिलकर के बन जाएंगे आपके ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्थात त्रिमूर्ति की स्थापना धीरे से दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में हमें देखने को शुरू हो जाती मिलना दोस्तों। मेरे शब्दों को भी लिखते रहे दोस्तों, मेरे द्वारा लिखे गए फैक्ट जो है इसे भी आप सुनते रहें। जहां पे लगता है कि आपको मेरी स्पीड तेज है, वहां स्पीड अपने हिसाब से आप स्लो कर लीजिएगा। 2-3 बार सुन करके आप कंटेंट को दोस्तों लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को लगातार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, लोगों तक दोस्तों चैनल को शेयर करते रहें। पूषण, पूषण जो ऋग वैदिक काल में पहले पशुओं के देवता थे, अब वे शूद्रों के देवता हो गए दोस्तों। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे शूद्र मतलब कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में तनाव शुरू होता है, टेंशन शुरू होता है। तो जब टेंशन शुरू होगा अंतिम टाइम फेज में, तो हमें शूद्रों के भी देवता को डिसाइड करना पड़ा। तो हमने पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, हमने पूषण को कह दिया तुम शूद्रों के देवता हो गए हो। यानी अब शूद्र भी हिंदू कम्युनिटी में पूरी तरह स्थापित होना हमने शुरू किया। यहाँ पे दोस्तों आगे पूषण को हमने शूद्रों का देवता घोषित कर दिया दोस्तों। उपनिषद में दोस्तों, उपनिषद में हमने यज्ञ को टूटी नाव के समान माना है। यज्ञ को टूटी नाव के समान कहा माना दोस्तों? उपनिषद में माना। अर्थात कर्मकांड की निंदा भी दोस्तों हमने किसमें की है? उपनिषद में हमने कर्मकांड की निंदा की है दोस्तों। सत्यमेव जयते जो शब्द है दोस्तों, यह हमें कहां देखने को मिलता है? सत्यमेव जयते चर्चा सबसे पहले मुंड कोपनिषद में होता है दोस्तों। मुंड कोपनिषद में दोस्तों सत्यमेव जयते की चर्चा होती पहले। मृत्यु शब्द की चर्चा सबसे पहले कहां की गई दोस्तों? तो मृत्यु शब्द की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई दोस्तों। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में की गई। मोक्ष शब्द जो है, मोक्ष शब्द की सर्वप्रथम उत्पत्ति या सर्वप्रथम साक्ष्य में देखने को मिलता है, वह दोस्तों उपनिषद में मिलता है चर्चा। अर्धांगिनी शब्द, अर्धांगिनी आधा अंग, जैसे शब्दों का उपयोग सबसे पहले हमें शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों देखने को मिलता है। वहीं
छांदोग्य उपनिषद जो होता है दोस्तों, तो छांदोग्य उपनिषद में हमें 3 प्रकार के आश्रम देखने को मिलते हैं। वो 3 प्रकार के आश्रम कौन कौन होते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, 3 प्रकार के आश्रम देखने को मिलते हैं। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य होता है, 25 वर्ष गृहस्थ होता है, प्लस 25 वर्ष वानप्रस्थ होता है। उसके बाद प्लस 25 वर्ष दोस्तों आपका वो आ जाता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, प्लस उसमें 25 वर्ष कर दिए गृहस्थ, प्लस उसमें 25 वर्ष करिए वानप्रस्थ, प्लस उसमें 25 वर्ष करिए दोस्तों संन्यास। अंतिम जो फेज होता है आपको संन्यास की तरफ जाना होता है दोस्तों। यह 4 व्यवस्थाएं दोस्तों आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले चारों प्रकार के आश्रम की चर्चा दोस्तों कहां मिलती? जबालोपनिषद में। लेकिन सर्वप्रथम 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ की चर्चा दोस्तों हमें छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलती है। षड दर्शन का जो बीजारोपण दोस्तों हमें सबसे पहले मिलता है, षड दर्शन का बीजारोपण हमें सबसे पहले उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था में हमें दोस्तों देखने को मिलता है षड दर्शन का बीजारोपण। अब षड दर्शन कौन कौन थे? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत दोस्तों। ये 6 प्रकार के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो इन 6 प्रकार के दर्शन की शुरुआत भी दोस्तों हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है दोस्तों। आइए एक बार हम फटाक से ब्रीफली तेजी से देख लेते हैं कि धार्मिक स्थिति हमारी कैसी थी। तो धार्मिक स्थिति में यज्ञ जो था संस्कृति का मूल था। यहाँ पे तंत्र मंत्र, पशु बलि बढ़ चुकी थी दोस्तों काफी ज्यादा। और कर्मकांड जो थे दोस्तों उसका उद्देश्य पूर्णतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया जो कि सृजन के देवता थे। रुद्र जो पशुओं के देवता थे अब ये धीरे धीरे शिव का रूप धारण करेंगे। विष्णु लोगों के पालक के रूप में दिखने लगे। पूषण, यही तीनों प्रजापति अर्थात ब्रह्मा बनेंगे, रुद्र अर्थात शिव बनेंगे, विष्णु तो विष्णु, इन तीनों मिलकर त्रिमूर्ति का रूप लेंगे दोस्तों। आगे के कालखंडों में आपको देखने को मिलेगा। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे अब वे शूद्र के देवता दोस्तों बन गए। उपनिषद में यज्ञ को टूटी नाव के समान माना गया दोस्तों। कर्मकांड की निंदा की है किसमें? उपनिषद में हमने कर्मकांड की निंदा की दोस्तों। सत्यमेव शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां है? मुंडकोपनिषद में। मृत्यु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों। मोक्ष शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम उपनिषद में दोस्तों। अर्धांगिनी शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हमने शतपथ ब्राह्मण में किया दोस्तों। छांदोग्य उपनिषद का उल्लेख सर्वप्रथम 3 आश्रम, छांदोग्य उपनिषद में हमने सर्वप्रथम 3 आश्रम की चर्चा की। 3 आश्रम कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और दोस्तों वानप्रस्थ आश्रम की चर्चा करते हैं। जबालोपनिषद में हमने 4 आश्रम की चर्चा की। क्या? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम दोस्तों। वहीं षड दर्शन का जो बीजारोपण होता है दोस्तों वह हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। और षड दर्शन दोस्तों कौन कौन से थे? 6 दर्शन कौन थे? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दोस्तों। आइए कुछ हम जो 6 दर्शन थे उन दर्शनों को देखते हैं कि कौन कौन से दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों। तो चावार्क दर्शन जो था दोस्तों, चावार्क दर्शन के प्रतिपादक चावार्क थे। योग के प्रतिपादक पतंजलि थे दोस्तों। सांख्य के प्रतिपादक दोस्तों कपिल थे। न्याय के प्रतिपादक दोस्तों गौतम थे। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी थे। वैशेषिक के प्रतिपादक दोस्तों कणाद और उलुक थे। और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक दोस्तों वादरायण थे। आपके कौन थे? वादरायण। दोस्तों एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमारे जो दर्शन कौन कौन से थे। चावार्क दर्शन के प्रतिपादक चावार्क थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे। और न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक दोस्तों कणाद या उलुक थे दोस्तों। तो मैं 1 मिनट स्क्रीन से हट जाता हूं, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे हमारा ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल खत्म होता है दोस्तों। तो हमने कौन कौन से 4 टॉपिक्स देख लिए दोस्तों। हमने सबसे पहले 4 टॉपिक देखा। कौन सा पहला टॉपिक कौन सा देखा? हमने देखा INC अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और उससे संबंधित महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लिए। दूसरा हमने क्या देखा दोस्तों? हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता हमने पूरा खत्म कर लिया दोस्तों। फिर हमने ऋग वैदिक काल को पूर्णतः खत्म किया। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था को हमने दोस्तों खत्म कर दिया। अब हम कल आपसे मिलेंगे दोस्तों। बुक्स कौन कौन सी बुक्स किस कालखंड में लिखी गई दोस्तों, उसके राइटर कौन थे, इस घटनाक्रम को दोस्तों हम कल देखेंगे दोस्तों। मैं अपनी बात को दोस्तों यही समाप्त करता हूं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरे चैनल का नाम PCS मार्गदर्शक दोस्तों। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।